चर्चा करने वाले हैं प्रणोद तथा दाब पर। तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या चीज है? प्रणोद। प्रणोद, अब प्रणोद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट, जिसको बोलचाल का भाषा में कहते हैं हम लोग धक्का, कि धक्का लग गया, धक्का मार दिया, इस तरह का जो कहते हैं ना, तो यही है क्या चीज? प्रणोद या तो थ्रस्ट। अब धक्का मार दिया मतलब क्या होता है? कोई आप इस तरह से ढकेल दिया, तो यही चीज है हम लोग का क्या? थ्रस्ट या तो प्रणोद। कि कोई भी सतह रहेगा, उस सतह पर अगर आप 90 डिग्री में बल लगाते हैं तो उस बल को कहते हैं क्या? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट या तो प्रणोद एक तरह का बल है ना। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या होना चाहिए? कि बल जो है वो जो सरफेस है, जो वस्तु है, उसका 90 डिग्री में लगना चाहिए, तब उस बल को आप प्रणोद बोलिएगा। जैसे ये ब्लैक कीबोर्ड है, इसमें अगर हम इस तरह से बल लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? हम इसमें थ्रस्ट लगा रहे हैं, प्रणोद लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम हाथ को इस तरह से ऊपर उठाने का कोशिश करें, इस तरह से स्लाइड करने की कोशिश करें, तो सतह कहाँ है? इस तरह से है, और हम बल किधर लगा रहे हैं? ऊपर। तो वो केवल रहेगा हम लोग का बल, वो थ्रस्ट या तो प्रणोद नहीं होगा। तो प्रणोद किसको कहेंगे? तो किसी भी वस्तु के सतह पर अगर 90 डिग्री में बल लग रहा है तो उस बल को क्या कहेंगे? हम लोग प्रणोद कहेंगे। वही चीज को चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? किसी सतह, किसी सतह, किसी सतह के लंबवत, वत, किसी सतह के लंबवत, लंबवत लगने, लगने वाला बल, किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। प्रणोद कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा प्रणोद क्या है। अब चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रेशर क्या चीज है या तो दाब क्या चीज है। ठीक है, तो हेडिंग डाल ही लेते हैं इसको। क्या हेडिंग डालना हम लोग को? दाब, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर। प्रेशर या तो दाब, ये है क्या? बड़ा मजेदार चीज है, चलिए समझते हैं। तो अगर मान लीजिए, चलिए इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सतह है इस पर हम इस तरह से बल लगा रहे हैं। बल लगाते समय इस तरह से मेरा हाथ भी यहाँ पर है ना, इस तरह से। चलिए हाथ का भी कुछ फिगर बना लिया जाए। देखिए ये तो बहुत खतरनाक हाथ बन गया ना। तो इस तरह से मेरा हाथ बना। सपोज कर लेते हैं कि इसको, जैसे ये तो छोटा छोटा बड़ा हो रहा है ना, कहीं पर मोटा हो रहा है, कहीं पर चौड़ा हो रहा है, इस सबको मिला जुला करके मेरा इतना क्षेत्रफल आ रहा है ना। और इसका जब लंबाई और चौड़ाई निकाल के गुना किए तो सपोज कीजिए कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसमें क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। जो बल लगा रहे हैं वो बल सपोज कीजिए कि मेरा 20 न्यूटन है। कितना है मेरा? 20 न्यूटन बल है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? ये दाब जो है ना उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं कि रियल में दाब है क्या। तो ये इतना एरिया मतलब ये इतना एरिया पे कितना बल लग रहा है? 20 न्यूटन बल लग रहा है कि नहीं? अगर हम आपसे पूछे कि अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 20 न्यूटन बल लग रहा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितना बल लगेगा? आप क्या कीजिएगा? ये जो 20 न्यूटन है ना, उसको 10 जगह बांट दीजिएगा। तो ये जो 20 न्यूटन है उसको हम 10 जगह बांटेंगे तो क्या है मेरा? 2 न्यूटन आ गया। तो इसलिए हमको समझ में आया कि इस छोटे से एरिया पर कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन बल लग रहा है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 2 न्यूटन बल लग रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि इकाई क्षेत्रफल में जो बल लगता है उसी को कहते हैं दाब। और इस केस में दाब कितना हुआ? तो 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं? 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना बल लग रहा है? 2 सेंटीमीटर लग रहा है, सॉरी 2 न्यूटन लग रहा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 न्यूटन बल लग रहा है। तो दाब क्या हुआ? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया कि दाब क्या है। तो इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई जब बोलेंगे ना तो क्या कहेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर,
1 किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी बोलिएगा तो एक ही रहना चाहिए। तो इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है या जितना प्रणोद लगता है उसी को कहा जाता है दाब। तो यहाँ लिख लेते हैं इस सबको क्लीन करके। क्या कि इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, बल नहीं तो क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रणोद भी कह सकते हैं, प्रणोद भी कह सकते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल या तो प्रणोद दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। अब अंदाजा लगा सकते हैं दाब का अगर इंग्लिश होता है प्रेशर, तो इसको पी अक्षर द्वारा सूचित किया जा सकता है ना, ये सिंपल सी बात है। तो इसलिए दाब, दाब या तो पी बोले तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बल, यहाँ बल नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रणोद भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट भी लिख सकते हैं। तो बल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब आप लोग जानते हैं कि बल के लिए तो F सूचित होता है फोर्स, और क्षेत्रफल के लिए A। तो इसलिए हम लोग का फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना कि P इक्वल टू क्या, F बाई A। तो इस तरह से एक फार्मूला आया, इसको हम लोग को याद करके रखना पड़ता है। अब हम लोग जैसा जो सिंपल आदमी है वो इस तरह का फार्मूला देखने से एक तो टेंशन लगता है कि बेटा फिर से एक फार्मूला नया याद कीजिए, लेकिन जो इसको बनाया है या जो फिजिशियन है वो इस तरह का फार्मूला देखने से उनका माइंड में कुछ और ही चलता है। तो इसलिए इस तरह का फार्मूला को समझना जरूरी है। अगर नहीं समझिएगा तो ये केवल याद करने का टेंशन रहेगा, लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत बड़ा चीज है। तो चलिए इस फार्मूला को समझ भी लेते हैं हम लोग। तो देखिए प्रेशर, प्रेशर मतलब तो समझ में आ गया कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रेशर है। तो वो कौन कौन चीज पर निर्भर करता है, तो एफ पर और ए पर। और एफ पर कैसे निर्भर करता है, तो कहते हैं क्या कि ये समान अनुपात है या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो बट्टा के ऊपर में रहेगा वो जो है वो इधर वाला का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। अब बट्टा के नीचे कोई चीज है तो उसको कहते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P जो है वो A का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा अनुपात है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर A आप बढ़ाइएगा, A बढ़ाइएगा तो क्या होगा, P घटेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला में कह रहा है क्या कि अगर बल बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला को और इस थ्योरी को जो समझा है वो बहुत सारा चीज को बनाया है ना, और जिसका हम लोग दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कभी दिमाग नहीं लगाने सके कि इस पे क्या चीज कौन सा थ्योरी लग रहा है। अब ध्यान दिए होंगे क्या कि जो धारदार चाकू है, धारदार मतलब जो तेज चाकू रहता है उससे आप सब्जी काटिए या कोई भी चीज को काटिए तो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी काटता है। जबकि वही थोड़ा उसका धार मोटा हो जाए तो काटना बंद कर देता है। अब कैसे ऐसा होता है, थोड़ा सोचिए। जब धार मोटा हो गया तो ये बढ़ गया, और ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर मोटा धार वाला चाकू से सब्जी काटना चाहिएगा तो काटने में दिक्कत होगा। लेकिन उसको आप धार कर दीजिएगा, धार कर देने का मतलब क्या होता है, उसको किनारे किनारे से रगड़ के पतला कर देते हैं। और जब पतला कर देंगे मतलब ये क्या कर दिया, कम कर दिए। ये कम कर दिए, कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए धारदार जो चाकू है, धारदार जो धारदार चाकू, चाकू द्वारा वस्तुओं को आसानी से काटना, आसानी से काट पाना। ये तो पूरा एक्सप्लेन हो गया इसके द्वारा। दूसरा देखिए बहुत सारा यूज है, हम लोग तो यहाँ कितनों भी लिखेंगे तो 2 4 6 इतना ही लिख नहीं सकेंगे, लेकिन इसका बहुत सारा यूज है। अब कभी देखिए कांटी का बनावट,
कांटी को अगर देखिएगा, रुकिए, अगर दिखते हैं इधर होगा तो बताते हैं। यहाँ तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे अंदाज से सब कोई कांटी देखे हैं। तो कांटी में देखिएगा कैसा रहता है कि एक साइड चौड़ा रहता है और एक साइड क्या रहता है, इसे ऐसा रहेगा और इधर पतला किया हुआ रहता है कि नहीं? अब सोचिए जब हथौड़ी से कांटी में बल लगाते हैं, तो बल तो पूरा कांटी में लगा, लेकिन है क्या कि इधर क्षेत्रफल क्या है, कम है, इधर क्षेत्रफल ज्यादा है। इसलिए इधर जो है, मतलब इस साइड में जो है, हथौड़ी साइड में जो है, वो प्रेशर घट जाएगा। ये बढ़ेगा तो उधर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन जो नुकीला साइड है इधर जो है, इसको देखिए तो इसके लिए नुकीला है, मतलब इसका क्या हुआ, एरिया कम हो गया। और एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए कांटी जो है उसको जब मारिएगा तो हमेशा नुकीला वाला चीज जो है वो आगे धंसता है, ये चौड़ा वाला जो चीज है ना वो पीछे या हथौड़ी में नहीं धंसता है। तो ये जो फार्मूला है या प्रेशर जो वाला है, तो इससे क्या बनाया गया, कांटी भी बनाया गया। तो कांटी कांटी का एक 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 सतह कहिएगा, एक किनारा कह सकते हैं, किनारा का चौड़ा चौड़ा बनाना बनाना ठीक है। तो ये भी किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, इसी सिद्धांत पर। जो ये फार्मूला को जाना है ना, वही इस कांटी को भी बनाया है। ठीक है। अब क्या इतना ही पर खत्म हो जाता है, नहीं, बहुत सारा इस फार्मूला का यूज है। जैसे ये तो बहुत ही सिंपल है, आप देखे होंगे कि जो हम लोग बैग बैग टांग करके स्कूल जाते हैं, तो उस बैग का जो पट्टी है वो देखिएगा चौड़ा चौड़ा रहता है। उसी जगह पर हम लोग अगर पतला सा रस्सी रखते हैं मजबूत वाला, तो क्या होता, तो सोचिए, अपने दिमाग लगाइए। चौड़ा पट्टी है, ठीक है, तो चौड़ा पट्टी है तो क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि बैग को उठाने में ना आसानी होगा। लेकिन उसी के जगह पर, चौड़ा पट्टी के जगह पर अगर हम पतला वाला रस्सी ले लेंगे तो क्या होगा, पतला वाला रस्सी लेंगे मतलब क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए अगर बैग को टांगेंगे ना तो यहाँ पर दर्द करने लगेगा, निशान हो जाएगा, और ले जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सोचिए एक बैग भी बनाने के लिए ये फार्मूला का यूज हुआ है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहाँ पर लिखे बैग का पट्टी बैग का पट्टी का चौड़ा बनाना बैग का पट्टी का चौड़ा बनाना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब बहुत सारा और भी एग्जाम्पल है। जैसे अगर मान लीजिए आप देखे होंगे जो चैन वाला गाड़ी रहता है, जो क्या कहते हैं उसको, चैन लगा हुआ गाड़ी देखे होंगे ना आप लोग, ये जैसे डोजर उजर रहता है उसमें चैन लगा हुआ रहता है, या तोप जो रहता है आर्मी वाला जो गाड़ी, तोप वाला देखे होंगे ना, न्यूज सब में देखे होंगे, या कहीं पर वार वाला जो फिल्म दिखाता है उसमें चैन गाड़ी दिखाता है। तो आप सोचिए चैन गाड़ी जो है ना बहुत, मतलब ऐसा सतह पर जहां पर नॉर्मली टायर वाला गाड़ी नहीं चल सकता है, वहां पर भी चैन गाड़ी चल सकता है। ऐसा क्यों? अब सोचिए चैन गाड़ी में कितना इतना इतना चौड़ा का पूरा लंबा सा पट्टी रहता है दोनों साइड, तो उतना लंबा लंबा एरिया है, तो क्या हुआ कि उतना लंबा लंबा भी रहता है, बहुत अच्छा खासा लंबा रहता है, और चौड़ा भी रहता है, और दोनों साइड रहता है। तो उससे क्या होगा, ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। इसलिए टैंकर या तो तोप जो है वो भारी होने के बावजूद भी उसमें क्या होगा, एरिया बढ़ने के चलते प्रेशर कम लगेगा, और गीला मिट्टी सब में भी ले जाएंगे ना तो वो नीचे नहीं धसेगा। इसलिए जो चैन गाड़ी है वो कैसों भी सतह पे आसानी से चलने सक जाता है। इसी तरह से आप देखे होंगे जो ऊंट है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है, रेत वाला जगह पे चल सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका पैर जो रहता है गद्देदार होता है ना, और क्या चीज, चौड़ा चौड़ा रहता है। तो चौड़ा चौड़ा रहता है, गद्देदार रहता है, तो क्या हुआ, ये अधिक क्षेत्रफल बनाएगा ना, चौड़ा रहेगा इसे रखेगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो क्या हुआ, ये क्षेत्रफल ज्यादा है ऊंट का पैर का, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम पड़ेगा, इसलिए रेत में जो पैर रखेगा उसमें ई करेगा, बल लगाएगा चलने के लिए, तो प्रेशर उस पर कम लगेगा, तो रेत में उसका पैर नहीं धसेगा,
और वो उसमें आसानी से चल पाएगा। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ऊँट को रेत में चलने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आता है। अब चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सतह पे हैं या कोई ऐसा एरिया पर है जहाँ पर आगे जो है वो थोड़ा दलदल टाइप से है। तो ऐसा स्थिति में क्या किच करना है आपको? आप पैदल जाइएगा तो क्या होगा? आप सोचिए, जैसे हम लोग पैदल इस तरह से हैं, तो इतना छोटा-सा एरिया पर जहाँ जितना हम लोग का पैर है, उतना एरिया पर पूरा 60 किलो का वजन लगेगा। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? ये एरिया कम है तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, आप दलदल में धँस जाइएगा। तो इसलिए क्या करना है? अगर बाई लक जैसे स्पेशली आर्मी सब जो है, वो अगर वैसे एरिया में चल जाते हैं, तो आपको क्या करना है? वैसा में आपको पैदल नहीं चलना है। क्या करना है? आप लेट जाइए और लेटने के बाद इसे लुढ़कने लगिए, है कि नहीं? तो लुढ़किएगा तो क्या फ़ायदा होगा कि आप जब लेट जाइएगा ना, तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा। तो ऐसा स्थिति में आप दलदल वाला एरिया में भी नीचे नहीं दबिएगा और आसानी से वहाँ निकल जाइएगा। अब शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए हम ज़मीन में लेट जाएँ, लुढ़कने लगे, मेरा कपड़ा तो गंदा हो जाएगा, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आप सोचो बाबू कि अगर जान बचाना है, तो कपड़ा को देखिएगा पहले कि जान को देखिएगा? तो जान को ही देखिएगा। तो इसलिए वैसा स्थिति में कपड़ा को नहीं देखा जाता है, जान वहाँ से किसी तरह से बचाना है, तो आपको लेटना है और वहाँ पर क्या करना है? लुढ़कते हुए निकल जाना है वहाँ से, ठीक है? तो ये बहुत सारा एग्ज़ाम्पल हो गया। एक ऊँट का पैर वाला भी लिख देते हैं। ऊँट का रेगिस्तान, रेगिस्तान। ऊँट का रेगिस्तान में आसानी आसानी से चल पाना, ठीक है? ये सभी ये जो फ़ॉर्मूला है इसी सिद्धांत पर ये सभी का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। और इसको जिस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं उसको हम लोग चलिए कह सकते हैं क्या कि दाब का व्यवहारिक अनुप्रयोग। दाब का व्यवहारिक का यही है तो दैनिक दैनिक अनुप्रयोग अनुप्रयोग, ठीक है? तो इस टॉपिक के अंदर ये सभी पॉइंट आएगा। आपको एग्जाम में इस सभी के बारे में किसी में एक टॉपिक पे आपको लिखने के लिए आएगा, तो केवल ऐसे हेडिंग डालकर मत छोड़िएगा, आपको पूरा समझाना है कि धारदार जो चाकू है वो वस्तु को आसानी से कैसे काट पाता है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा कि अगर चाकू को जब हम धार करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो सब्जी या किसी वस्तु को जब उससे काटते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और धारदार चाकू उस वस्तु को आसानी से काट पाता है, ठीक है? लेकिन अगर उसका धार बढ़ जाए, मतलब सॉरी धार मोटा हो जाए, तो एरिया क्या हो जाता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इससे काटते समय उस वस्तु में प्रेशर कम लगता है और उसको काटना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से बना करके लिख दीजिएगा और ऐसे टेंशन का कोई बात नहीं है। इस सब का नोट जो है वो उसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप चाहिएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।